हेलो गाइस, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 2 एरे चल रहा है। और उसके अंदर हमारा जो टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो हमारा है रन टाइम, मतलब 2D एरे का। हमने एरे के अंदर क्या हमारा जो टॉपिक है वो क्या कौन सा टॉपिक है, एरे। ठीक है, ये तो क्या है हमारा टॉपिक है और चैप्टर एरे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, रन टाइम तो हो चुका हमारा, कल हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम 2 डायमेंशनल एरे, 2D एरे। डी का मतलब डायमेंशन होता है, मैंने बता रखा आपको। ये जो बात है अभी तक ठीक है। तो कल हमने जो पढ़ा था वो हमारे 2D एरे का 1 पार्ट था और आज जो है हमारे 2D एरे का 2nd पार्ट है। हमने, अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि 2D एरे को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो किया था कंपाइल टाइम, टू डी एरे, और दूसरा जो हमने डिवाइड किया था वो था हमारा दूसरा जो पार्ट था हमारा रन टाइम। रन टाइम 2D एरे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये हमने डिवाइड किया था 2 भागों में इसको। ठीक है, 2D एरे के बारे में हमने बताया और कल जो हमारा हुआ था वो रन टाइम हो चुका है। हमने रन टाइम को अच्छे से पढ़ा था, किस प्रकार से कर सकते हैं। आज हमारी जो बारी है वो हम करेंगे कंपाइल टाइम, जो अभी यहाँ पे मैंने लिखा है टॉपिक ने। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो 2D एरे के द्वारा कंपाइल टाइम प्रोग्राम को रन करेंगे, या यूँ कह दीजिए कि कंपाइल टाइम के द्वारा 2D एरे का प्रोग्राम बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप प्रोग्राम को बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, जब भी आप प्रोग्राम को बनाते हैं तो सबसे पहले आप किस बात का ख्याल रखोगे, किस बात को ध्यान में रखोगे। हमारे जितने पीछे लेक्चर हुए हैं, जितने लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोग्राम के बारे में, जितने भी अपने प्रोग्राम समझे हैं, उन सब लेक्चर में, उन सब प्रोग्राम से पहले मैंने आपको एक बात बता रखी है और हर बार मैं बताता हूँ कि आपको कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, देखो मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ ये बात। ठीक है, तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा और अच्छे सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिए भी। बस सुनने से ज़्यादा क्या होता है कि अमल करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ पर। ठीक है, तो सुनिए और साथ में अमल भी कीजिए, यहाँ तक कि सुनने से ज़्यादा अमल कीजिए। मतलब कोई भी जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार का बनेगा। मतलब इट मीन्स कि हमारा जो आउटपुट है वो किस प्रकार का आने वाला है। मतलब जब भी हम घर बनाते हैं, मान लीजिए सपोज घर बनाते कोई भी, तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि यार हमारा जो घर है ना वो इस प्रकार से दिखना चाहिए। क्या होता है कि हमारा जो घर है वो इस प्रकार का दिखना चाहिए, इस प्रकार से लुक उसका आना चाहिए। हम उसके आउटपुट पर जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद का अंदर का मैटर देखते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए जरूरी होता है और उस पर कार्य करते हैं। वैसे ही क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाने से पहले प्रोग्राम की आधारभूत जो संरचना होती है उसके बारे में तो समझना है। उससे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा जो आउटपुट जो आने वाला है ना वो किस प्रकार का आने वाला है। यदि आपको आउटपुट के बारे में पता होगा
कि भाई मेरा जो आउटपुट है वो इस प्रकार का है, या इस प्रकार से आएगा, या मैं इस प्रकार से लाना चाहता हूँ, तो आप उस प्रोग्राम को आसानी से बना सकते हैं। वरना आप कंफ्यूज हो गए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मैं वेरिएबल लूँ, कौन सी हेडर फाइल लगाऊँ, क्या वेरिएबल लूँ, क्या कहाँ पे प्रिंट कराऊँ, कहाँ पर लूप का यूज़ करूँ और कहाँ पर ना करूँ, करूँ या ना करूँ तो कहाँ पर यूज़ करूँ, कितने लूप का यूज़ करूँ, कहाँ पर स्कैनअप लगाऊँ, कहाँ पर प्रिंटअप लगाऊँ, कहाँ पर ख़त्म करूँ अपना प्रोग्राम। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो मैं आपको यही करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले लैंग्वेज जो है अपनी सी, इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि कैसे हेडर फाइल लगाई जाती है, कैसे आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, कैसे प्रिंट ऑफ स्कैनर का यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ करते हैं, किस चीज़ का क्या यूज़ है इसमें। ठीक है, नहीं पता तो पता करने की कोशिश कीजिए, मुझसे पूछिए। ठीक है, और मैंने बता भी रखा आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में, फिर फर्स्ट वाले लेक्चर में आपको ये चीज़ क्लियर कर रखी है मैंने कि भाई किस चीज़ का क्या यूजेस है। ठीक है, तो मैं आप भी सबसे पहले मैं जैसा कि हर बार देखते हैं वैसे ही आज भी मैं एक आउटपुट बनाने जा रहा हूँ, और इस आउटपुट को देखिए आप और अपने माइंड में देख कर सोचिए कि भाई आपका इसको इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। मेरे बनाने से पहले आप 2 मिनट पॉज करके इस लेक्चर को आप देखिए कि सोचिए कि भाई ये आउटपुट है तो मैं किस प्रकार से हमें प्रोग्राम बनाना है। देखिए जैसे मैं बड़ा सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ कंपाइल टाइम के द्वारा, रन टाइम का मैंने बड़ा बना दिया है। तो इसमें देखिए आपके मैं चाहता हूँ यहाँ पर आए आपके एरे इज, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आउटपुट है आपका इतना सा। कल हमने ऐसा जो आउटपुट लिया था वो 2 प्रकार का लिया था, आज एक प्रकार लेंगे। और मैं ये संख्या बार बार इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि सेम ही आउटपुट चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या जो है वो चेंजिंग है इस प्रोग्राम में और आपके उस प्रोग्राम में। ठीक है, तो देखिए आप 2 मिनट का पॉज करके अपने वीडियो लेक्चर को 2 मिनट के लिए पॉज करके इस आउटपुट के बारे में आइडिया लगाइए, सोचिए और इसको करने की कोशिश कीजिए अपने आप पहले। ठीक है, फिर नहीं होता है तो मेरा लेक्चर देखिए और आज का वीडियो देखिए और अच्छे से इम्प्रूवमेंट होगा आपका। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या है, सी का चल रहा है। सी का चल रहा है 2D एरे का है तो सिंपल प्रोग्राम है। तो हमें पता है कि हेडर फाइल हमें कौन सी लगानी है। तो हेडर फाइल कौन सी लगानी है वो हम देख लेते हैं। देखिए हैज़ इंक्लूड, तो सबसे पहले हमारी जो हेडर फाइल लगती है वो लगती है stdio.h और सेकंड जो हमारी लगती है वो लगती है conio.h। इसके बारे में मैंने बता रखा है कि क्यों इसको यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं और इसका मतलब क्या है, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्यों रखा गया, सब कुछ बातें मैंने बता रखी है आपको। अब देखिए उसके बाद में जो सबसे पहले जो बात आती है हमारी वो ये आती है कि हम सबसे पहले क्या लेते हैं, वॉइड मेन हो गया इतना, और ये यहाँ पर अपना कर्ली ब्रेसेस जहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये बातें आपको शायद मेरे आइडिया से बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस बातों पर हमने काफ़ी बार डिस्कस कर रखा है, काफ़ी बार हमने इस पर चर्चा की इस बात पर। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपकी। अगर दिक्कत है तो आप पीछे वाली वीडियो देखिए एक बार, ताकि आपके कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे हमें इंग्लिश सीखने के लिए आपको ABCD पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी सीखने के लिए आपको क ख ग घ पता होना चाहिए, वैसे ही ये भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम स्टार्ट करने के सबसे पहले हम करते हैं क्या, हमारा जो पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। क्या डिक्लेयर करते हैं,
वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो हमारे माइंड में बात तुरंत ही आनी चाहिए और आती भी है कि हमें क्या वेरिएबल बनाना है, कितने वेरिएबल लेने, कौन से वेरिएबल लेने और किस प्रकार के वेरिएबल लेने। तो ये जो चीज़ें जो है ना, ये सब कुछ ये होती है आउटपुट को देखकर हमारे माइंड में आती बातें। क्या देखकर? आउटपुट में देखकर आती बातें। इसलिए मैं आउटपुट को आपको बार बार देखने के लिए बोल रहा हूँ कि आप आउटपुट को देखिए, समझिए, उसके बाद प्रोग्राम उतारिए। ठीक है। तो अब आपके माइंड में आएगा कि सर यहाँ पर तो नो है तो हम नो वेरिएबल ले लें। नहीं, आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार का है? एरे। किसका प्रोग्राम है? एरे का। पहली बात तो ये, इसका मतलब आपको वेरिएबल एक ही लेना है। कितने वेरिएबल लेने हैं? एक ही वेरिएबल लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। इंटीजर में ले लेता हूँ यहाँ पर आपके ए ले लिया। अब तुरंत माइंड में बात ये आनी चाहिए कि ए तो ले लिया, लेकिन ये ए जो है हमें एरे टाइप का लेना है। एक वेरिएबल लेना है, एरे टाइप का लेना है, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है 1D के द्वारा कर रहे हैं या 2D के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको माइंड में आनी बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर 1D का कर रहे हैं तब तो हमारे माइंड में आनी चाहिए कि हमारे एक ब्रैकेट लेना है और इसके अंदर नो कर दो। बट हमारा जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार का है? 2D एरे का। किस प्रकार का है? 2D एरे का प्रोग्राम। 2D एरे का प्रोग्राम है तो मैंने आपको बता रखा है कि 2D एरे के अंदर कि 2D एरे किसे कहते हैं? वह एरे जिसके अंदर दो सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 2D एरे। तो इसका मतलब मुझे दो ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे। दो ब्रैकेट बनाऊंगा तो इसका मतलब मुझे नो वैल्यू है, नो वैल्यू में को दो में डिवाइड करना। ऐसा तो है नहीं कि हम नो इसमें ले लिया, नो इसमें ले लिया। नहीं, मैंने आपको ये भी बात बता रखी है, कल वाले में बताई थी, इससे पहले सिंटेक्स एग्जाम्पल दिए थे। मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपके जो पहले वाला जो ब्रैकेट होता है ना वो आपके रो को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरे वाला जो ब्रैकेट होता है ना आपके वो आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब जितने यहाँ पर लिखोगे उतने आपके रो बनेंगे, जितने आप लिखोगे उतने आपके कॉलम बनेंगे। तो मतलब 9 संख्या है, 9 संख्या के 3 कॉलम। मतलब जैसे मान लीजिए मैं किससे डिवाइड करूँ, या तो आप करो जैसे मान लीजिए 2 यहाँ पर लिखो, 3 यहाँ पर लिखो तो 5, 3 तो 5 होते हैं, ये 3 दूनी 6, सॉरी 6 संख्या आएगी, 3 फिर बाकी रहेगी, और 4 दूनी 8 होती है। मतलब यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 4, 2 रो 4 कॉलम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 आएगी। तो आपको करना क्या है, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 तो रो बना देते हैं और 3 ही कॉलम बना देते हैं। देखिए जैसे अब यहाँ पर 3 बने तो आपके मेमोरी के अंदर क्या लुकेट आएगा, क्या आपके मेमोरी के अंदर किस प्रकार से आपके मेमोरी के अंदर जो बनती है वो बनती है। देखिए यहाँ पर आपके क्या हुआ, आपने यहाँ पर 3 कॉलम बनाना है, 1 2 और 3, और रो भी आपके कितने होने चाहिए? 3, 1 2 3। ये आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का ढांचा है, स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए 3 3 9, मतलब 3 तो रो, ये भी रो, ये भी रो, सॉरी यहाँ पर ये रो, ये भी रो, ये भी रो, और ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। अब मैं यदि इस तीनों को 9 को बिठाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे बिठा सकता हूँ, अपनी मर्जी है। टेक, लेकिन सबसे पहले क्या बनेंगे आपको पता होना चाहिए चीज़ का। आपको सबसे पहले बनेंगे आपके रो 3, 1 2 3 रो में आएंगे, 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं अपने। 3 देखिए रो बन रही है और 3 कॉलम बन रहे हैं अपने वाले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे इसमें इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो ये तो होगा अपना तरीका कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना 2D एरे के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे आईडी से। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर ये जो अपना जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार का है।
हमारा जो प्रोग्राम है वो आपके कंपाइल टाइम है। कौन सा प्रोग्राम है? कंपाइल टाइम का प्रोग्राम। किस प्रकार का प्रोग्राम है? कंपाइल टाइम का प्रोग्राम। और कंपाइल टाइम के बारे में मैंने आपको बता रखा है, डेफिनेशन भी लिखवाई थी मैंने। क्या लिखवाई थी? अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सुनिए कि यदि जब हम प्रोग्राम को लिखते समय उसमें वैल्यू का इनिशियलाइजेशन करते हैं। जब हम प्रोग्राम को लिखते समय वैल्यू का इनिशियलाइज करते हैं तब उसे कंपाइल टाइम कहते हैं। और इनिशियलाइज कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। और डिक्लेयर कहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे यहाँ पर ये वैल्यू नो की नो वैल्यू यहाँ पर डालनी होगी या नहीं होगी? डालनी होगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए आपको इस तरीके से मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ 1 2, जैसे 1D में डाला था 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत नहीं, इतना कार्य हो गया अपना। अब देखिए हमें जो है एरे चलाना है। एरे चलाना तो मतलब वेरिएबल तो एक ही लिया है, वैल्यू नो है। इसका मतलब एक में तो एक आएगा, एक बार चलेगा, लेकिन मुझे बार बार चलाना, 9 बार चलाना है इसको। 9 बार चलाना तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? लूप का यूज़ करूँगा। लूप का यूज़ करूँगा तो लूप मुझे कितने चलाने होंगे? 2 लूप चलाने होंगे। 2 लूप चलाने होंगे तो क्यों चलाने होंगे 2 लूप? एक से पार क्यों नहीं पड़ेगी? एक से हमारा काम क्यों नहीं चलेगा? इस बात के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि इसमें 2 ब्रैकेट लगते हैं, इसलिए 2 का लूप चलेगा। क्यों? क्योंकि 2 ब्रैकेट के लिए पहला जो ब्रैकेट होता है वो रो के लिए होता है, दूसरा जो ब्रैकेट होता है वो कॉलम के लिए होता है। तो इसके लिए मतलब हमें 2 लूप लेने पड़े। जैसे हमने कल वाले रन टाइम में, पिछले वाले लेक्चर में रन टाइम के लिए हमने ये लिया था, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कितने लूप लूँगा? 2 लूप। कितने लूप? 2 लूप लूँगा। 2 लूप लूँगा तो पहला तो मतलब मैं यहाँ पर 2 लूप ले लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया है कि लूप जब भी लो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप आई और जे को बिना सोचे डिक्लेयर कर लिया करो। ये आपके 2 लूप हो गए, आई और जे। आई तो किसके लिए मैं रिप्रेजेंट करवाऊंगा? रो के लिए। और जे किसके लिए रिप्रेजेंट करवाऊंगा? कॉलम के लिए। हमारे यहाँ तक का काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ये तो थी सिंपल सी बातें, लगभग जाने पड़ी। अब इसके बारे में क्या होता है हमारे कि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले एक तो हम लगा देते हैं CLR SCR, इसका यूज़ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। उसके बाद में आपके जो बात आती है वो आपके ये आती है कि हमें कोई मैसेज तो प्रिंट नहीं करवाना है। यस यहाँ पर करवाना, देखिए इज इक्वल। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा? पहले प्रिंटफ का यूज़ करूँगा। किसका यूज़ करूँगा? प्रिंटफ का। और जो प्री डिफाइन जितने भी होते हैं ना वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर प्री डिफाइन, वो सब कुछ आपको स्मॉल में मिलेंगे। जितने भी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए एस भी स्मॉल है, ये सब कुछ स्मॉल है, सब कुछ स्मॉल चल रहा है क्योंकि प्री डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। क्या करवाऊँगा? यहाँ पर आप मैसेज में कुछ भी देखो, कोई दिक्कत नहीं, एरे इज या रिजल्ट इज, जो भी एनीवन। क्लियर है बात है यहाँ तक? उसके बाद देखिए मैंने आपको जैसे बता रखा है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? लूप का यूज़ करते हैं। तो मैं फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप चलाऊंगा, सबसे पहले क्या होती है? रो। तो इसका मतलब रो के लिए यूज़ करूँगा। रो के लिए क्या यूज़ करूँगा? आई का। तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2 और आई प्लस प्लस। यहाँ तक बात आपके खत्म है। आप यहाँ पर चाहो ना, देखिए तो आप यहाँ पर आई इक्वल आई लेस देन 3 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप इक्वल लगा रहे तो 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा। क्योंकि कॉलम के लिए भी क्या करेंगे? हम लूप चलाएंगे। कौन सा लूप चलाएंगे? फॉर का लूप चलाएंगे। फॉर का लूप चलाएंगे, लेकिन हमने कॉलम के लिए हमने कौन सा सोचा है? जे। कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो यहाँ पर, चाहे ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको ये पहला है तो पहला इसमें आई है तो आई चलाना पड़ेगा, दूसरा इसमें कॉलम है तो इसमें भी दूसरा जो है जे है तो ये नहीं,
इससे कोई जरूरत नहीं। आप चाहो तो जे को आगे ले आओ, आई को पीछे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो इसके लिए जे का यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आई का यूज़ कर सकते हो, ऐसे करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जे का यूज़ कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपके ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार यूजर डिफाइन है कैसे आपको यूज़ करना है। अब मैं क्या करूँगा, जे का लूप चलाऊँगा, तो जे का लूप चलाऊँगा तो जे बराबर 0, जे लेस देन इक्वल टू 2 और जे प्लस प्लस। यहाँ तक काम खत्म अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिंपल सा प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी मेरी आईडी से। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो बात आती है वो ये आती है कि आपको करना क्या है। यहाँ पर देखिए, यदि आपको यूज़र से इनपुट लेना है तो आप pscannf का यूज़ करोगे, और यदि आपको यूज़र से इनपुट ना लेकर कंपाइल टाइम पर करना है, सीधा प्रिंट करके दिखाना है, तो आप किसका यूज़ करोगे, printf का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर देखिए आपके मैं printf का यूज़ कर लेता हूँ। प्रिंटफ में जो कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है, अगर सीधा मैसेज प्रिंट करना तो सीधा डबल कोटेशन ये मैसेज देंगे, और यदि आपको कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवानी है ना, तो आप %d का यूज़ करोगे। और आपको अगर नेक्स्ट लाइन में ऐसे लाना है अलग अलग लाइन में, जैसा कि मैंने आपको बता रखा कि आप यहाँ पर /n का यूज़ करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या प्रिंट करवाना है, क्या AIJ, ये यहाँ पर ख़त्म, ये यहाँ पर ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका ब्लॉक था और ये जो हमने डिसाइड किया है वो आपके इसका ब्लॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक बात मेरे आइडिया से ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट वाली बातें नहीं, वही बातें जो हम 2-4 दिनों से बातें कर रहे हैं, वही बातें। उसके बाद में हमारा इतना काम हो गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, गेट ch और प्रोग्राम को क्लोज कर दें। कोई दिक्कत नहीं है, बस छोटा सा प्रोग्राम अपना। अब देखिए ये कार्य कैसे करता है। यहाँ तक तो मेरे आइडिया से आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है वैसा आपके पास यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं किसी बात की। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो यहाँ से करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले प्रिंटफ, यहाँ पे मैं बता दूँ तो वापस बता देता हूँ, std.h वर्ड में हमने इंटीजर a 3 और 3 हमने लिया, 3 रो के लिए 3 कॉलम के लिए, 3 रो और 3 कॉलम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसका जो एड्रेस होगा वो 0 1 2 और 0 1 2। अब देखिए यहाँ पर IJ 2 लूप के ले लिए मैंने, वैल्यू यहाँ पर डाल दी, CLR प्रिंटफ एरे इज, सबसे पहले में से प्रिंट होगा एरे इज, कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद में सबसे पहले जो बात आती है वो आपकी आती है कि फॉर लूप चलेगा i बराबर 0, क्या हुआ, i बराबर 0, ठीक है। i बराबर 0, i लेस देन इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू, मतलब क्या 0 जो है 2 से छोटा है क्या, यस छोटा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि यदि ये आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, बहुत बड़ी लेकिन है और बहुत बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि यदि आपका फॉर लूप चलता है, मतलब कि यदि आपकी कंडीशन ट्रू होती है तब तो ये पूरा वाला किसका ब्लॉक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर का ब्लॉक है। और देखो ये जो 2 लूप है, 2 फॉर लूप है, पहले वाला जो बाहर वाला लूप है एक अंदर वाला है, इसे तो आउटर लूप कहते हैं, मतलब बाहर का लूप, और इसे इनर लूप कहते हैं। आउटर जो लूप है इसका तो ब्लॉक यहाँ तक है, जो इनर लूप है वो इसका लूप यहाँ तक है, कंट्रोल जो है ब्लॉक जो है, मतलब इसकी जो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये जो ब्लॉक कार्य करेगा, इसके अंदर जो भी है इनर फॉर लूप और ये प्रिंटफ वो कार्य करेगा, और यदि इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कार्य नहीं करेगा। तो मतलब इसकी कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक कार्य करेगा तो फिर फॉर लूप को देखेगा, फिर जे का लूप देखेगा, जे बराबर क्या हुआ 0, और जे क्या छोटा क्या 2 से, मतलब 0 की वैल्यू जो 2 से छोटी होती है, तो मतलब इसका मतलब कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। तो फिर ये इसके अपने ब्लॉक में आएगा, अपने ब्लॉक में आएगा प्रिंटफ d/n, नेक्स्ट लाइन में आएगा AIJ की वैल्यू देगा, मतलब है IJ की वैल्यू, मतलब आपके यहाँ पर क्या आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आपकी मेमोरी में देती है। मैं आपको इस प्रकार का एक प्रिंट करके भी दिखाऊंगा, मैट्रिक्स का प्रोग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या है I और J, I क्या है 0,
जे क्या है 0, तो 0 और 0 पे क्या है 1, तो क्या प्रिंट हो रहा है 1। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर आपके यहाँ से सीधा होता हुआ ये क्या करता है कि आपका जो लूप है वो यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। जे की वैल्यू बढ़कर कितनी होगी इस बार 1, कितनी होगी 1 होगी, 1 होगी तो क्या 1 जो है फिर 2 से छोटा है तो फिर ये कार्य करेगा नेक्स्ट लाइन में आएगा और आपके ए आई जे, आई तो क्या है 0, आई क्या है 0, लेकिन जे क्या हुआ 1, आई क्या है 0, जे क्या है 1, तो किसको प्रिंट करेगा 2 को, 2 प्रिंट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। फिर ये घूम के जाएगा जे प्लस प्लस, जे बराबर 2, जे छोटा नहीं लेकिन बराबर जरूर है 2 के, क्योंकि जे बराबर 2 है। कंडीशन ट्रू, नेक्स्ट लाइन पे आएगा स्लेशन ए आई जे। अब देखिए आई तो क्या अपना 0, क्या है आई तो 0 है, ये वाला आई तो ये चल रहा है अपना, ठीक है। और जे कितना है 2, जे कौन सा है 2, ये वाला कॉलम वाला, दूसरा जो होता है कॉलम का होता है 2, तो 2 पे कौन सा है 3, तो क्या हुआ 3 को रिप्रेजेंट करेगा, कोई दिक्कत नहीं आप तक। फिर नेक्स्ट में जाएगा जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू बढ़कर इस बार कितनी होगी 3, जो 3 जो है 2 से छोटा है नहीं है, बराबर है नहीं है, तो इसका कंट्रोल सीधा बाहर आएगा और यहाँ पर। फिर यहाँ से इसका जो कंट्रोल है वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पर जाएगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ पर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाएगा तो फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो 0 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 1। फिर क्या 1 जो है 2 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, आउटर फॉर लूप का ब्लॉक कार्य करेगा। फिर इनर फॉर लूप देखेगा, इनर फॉर लूप में देखा कि जे बराबर कितना भी फिर से 0, जे बराबर कितना 0 क्या 2 से छोटा है, यस छोटा है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है तो स्लेशन नेक्स्ट लाइन पे आएगा ए आई जे, इस बार ए आई जे की वैल्यू प्रिंट करेगा। ए आई की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1, इस बार यहाँ से हटता हुआ यहाँ पर आ गया है 1, आई की वैल्यू 1, क्यों रो है, ठीक है। और जे की वैल्यू कितनी है अपनी 0, ये जे, इस साइड तो जो चल रहा है ना वो तो क्या चल रहा है जे की वैल्यू चल रही है, ये जो चल रही है ना ये जो चल रही है जे की वैल्यू, और ये जो चल रही है आई की वैल्यू, किसकी वैल्यू चल रही है आई की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आई तो कितना था 1, ठीक है ये 1, और जे कितना 0, तो क्या हुआ 4 को प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू बढ़कर कितने की 1 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पर क्या हुआ कि कंडीशन फिर से ट्रू है, 1 जो छोटा 2 से, स्लेशन नेक्स्ट लाइन पे आएगा, कर्सर यहाँ पर आएगा और आई जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ए आई कितना है 1 यहाँ पर है, और जे कितना है 1, तो 1 पे 1 मतलब ये तो क्या है 0, ये क्या 1, तो इसका मतलब ये आएगा 5 प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये घूमता हुआ जाएगा, जे प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर आपका कंडीशन फिर से ट्रू है, क्योंकि जे 2 जो होता है 2 के बराबर होता है। नेक्स्ट लाइन पे आएगा आई जे की वैल्यू प्रिंट करेगा, आई कितना है 1 है, लेकिन जे कितना है 2 है, तो 1 का 2, यहाँ से तो रो तो देखेंगे 1, कॉलम देखेंगे 2, तो ये 6, यहाँ पर मैंने 6 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर जाके जाएगा और जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी होगी 3, जे प्लस प्लस जे की वैल्यू 3 होगी। फिर चेक करेगा, कंडीशन रॉन्ग होते ही इसका ब्लॉक कार्य नहीं करेगा, या आउटर फॉर लूप के ब्लॉक पर आएगा और आपके आई प्लस प्लस होगा। आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू बढ़कर कितनी होगी 2, आई की वैल्यू 2 होगी तो क्या कंडीशन क्या ट्रू है। देखिए जो 2 है वो छोटा है क्या 2 से, नहीं है, बराबर है, यस बराबर है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक कार्य करेगा, ये ब्लॉक कार्य करेगा तो इनर फॉर लूप के पास आएगा और जे बराबर क्या वैल्यू डाल रखी हमने, जे बराबर 0, ठीक है, जे बराबर 0 डाल रखी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जे छोटा है या बराबर है क्या 2 से, यस छोटा है, बराबर तो नहीं लेकिन छोटा जरूर है, छोटा तो ये ब्लॉक कार्य करेगा, इनर फॉर लूप का जो ब्लॉक वो कार्य करेगा। नेक्स्ट लाइन पे आएगा, 7 नंबर लाइन पे आएगा और यहाँ पर क्या करेगा ए आई जे की वैल्यू करेगा, आई जे की वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ पर देखिए 1D में आई का लगाते हैं, यहाँ पर आई और जे दोनों लगा रहे हैं, इसका मतलब ये आई की वैल्यू कितनी 2, इस बार यहाँ से हटता हुआ यहाँ पर आ गया 2,
यहाँ पर आ गया 2, तो यहाँ पर देखेगा जे की वैल्यू कितनी है, देख आई 2, ये रहा। जे कितना है 0, तो आई तो 2 हो गया ये रो, और कॉलम कितना होगा जे वाला 0, तो क्या होगा 7 प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ से घूमता हुआ जाएगा जे प्लस प्लस, जे की जो वैल्यू वो कितनी हो गई 1। इस बार जे की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 जो है वो 2 से छोटा है ना, यस छोटा है, तो इसका इनर फॉर लूप का ब्लॉक कार्य करेगा। परसेंटेज डी देखेगा, स्लेस एन देखेगा, नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर आएगा कर्सर, ए आई जे देखेगा, आई तो क्या है 2 है, जे कितना 1 है, तो 2 का 1 कहाँ पर, 2 ये तो 2 का 0 है जो 7 हो गया, ये 2 का 1 है 8 को प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पर जाएगा जे प्लस प्लस, जे का जो वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, जे की वैल्यू जब 2 होगी तो यहाँ पर क्या करेगा, कंडीशन ट्रू, फिर से छोटा नहीं लेकिन बराबर जरूर है, तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, यहाँ पर 9 के जगह पर आएगा, और ए आई जे, आई कितना है 2, जे कितना है 2, तो 2 का 2 ये रहा, ये तो 2 की लाइन है और ये 2 की लाइन, तो कितना हुआ 9, तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा 9 प्रिंट कर देगा, कितना प्रिंट कर देगा 9 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पर आएगा, फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी, फिर जे की वैल्यू जब बढ़ेगी तो इस बार बढ़कर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो चेक करेगा क्या 3 जो होता है 2 से छोटा है, नहीं है, तो क्या बराबर है क्या, यस, यदि बराबर है तो क्या होगा, सॉरी बराबर भी नहीं है 3, तो बराबर नहीं है ना ही छोटा है, तो इसका मतलब इनर फॉर लूप का जो ब्लॉक है वो कार्य नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा तो ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो आपके क्या होगा आई प्लस प्लस, क्या होगा आई, यहाँ पर प्लस 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 होने का मतलब ये कि 1 का इंक्रीमेंट करता है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू जो थी 2 थी, अब 2 से 1 इंक्रीमेंट होता है, 1 की वैल्यू की बढ़त होती है, बढ़ता है तो क्या होती है 3 हो जाती है, तो 3 पे यहाँ पर चेक करेगा क्या जो 3 जो है छोटा है क्या 2 से, नहीं है, बराबर है, नहीं है, तो मैंने आपको बता रखी है कि जैसे ही इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका जो आउटर फॉर लूप का जो ब्लॉक है वो कार्य नहीं करता है, तो इसका कंट्रोल कहाँ पे आएगा, सीधा यहाँ पर आएगा, और आपके गेट ch प्रोग्राम क्लोज, और आपका जो आउटपुट है वो ही आएगा, ठीक है। तो ये जो था आपके कंपाइल टाइम 2D एरे का प्रोग्राम था, और इसका जो ये जो कार्य है ये मेमोरी का कार्य होता है, ये जो आपको दिखाई देता आउटपुट का कार्य होता है, और ये जो कार्य होता है आपके यहाँ पर, इसको अच्छे से समझिए, अगर ये प्रोसेसिंग आ गया आपको तो प्रोग्राम में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो कार्य होता है ये प्रोसेसिंग का कार्य होता है कि लूप किस प्रकार से कार्य कर रहा है, आपको लूप को चलाना आना चाहिए कि लूप किस प्रकार से कार्य करता है, और क्या क्या कंडीशन दे सकते हैं, और क्या कहाँ पर रॉन्ग हो सकता है, किस प्रकार से बढ़ती वैल्यू है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।